हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के विभिन्न घटक के बारे में। हम जानेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में, मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में और मानवीय पर्यावरण के बारे में। और हम बात करेंगे परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है पर्यावरण, इसलिए हम सबसे पहले पर्यावरण के बारे में जानेंगे, पर्यावरण का मीनिंग डिस्कस करेंगे कि आखिर पर्यावरण होता क्या है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सभी मिलकर बनाती हैं हमारा पर्यावरण। अब हमारे आसपास क्या क्या हो सकता है? हमारे आसपास हो सकते हैं पेड़ पौधे, जानवर, हमारे आसपास हो सकती हैं इमारतें, बिल्डिंग, सड़कें, पुल, पार्क, इंडस्ट्रीज, और हमारे आसपास हो सकते हैं बहुत सारे लोग। तो ये सभी चीजें मिलकर, ये सभी लोग, ये सभी जानवर मिलकर बनाते हैं हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, क्योंकि हमारे पर्यावरण में वो सभी चीजें मौजूद हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है, जिनकी हमें नीड होती है। जैसे कि हमारे पास पीने के लिए पानी होता है, वो भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। हमें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है, वो भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। हमें खाने के लिए खाने की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, वो भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। तो हमारी नीड को फुलफिल करने के लिए सभी चीजें हमारे पर्यावरण में मौजूद हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और हमारे आसपास की सभी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? हमारा पर्यावरण बनाती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में, पर्यावरण के विभिन्न घटक के बारे में। तो पर्यावरण के 3 घटक होते हैं: प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट, मानव निर्मित पर्यावरण यानी कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, और मानवीय पर्यावरण यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण की। तो प्राकृतिक पर्यावरण में वो सभी चीजें आती हैं जो हमें प्रकृति से नेचुरली मिली हैं, जिसे किसी भी इंसान ने, किसी भी ह्यूमन ने नहीं बनाया है। जैसे कि हवा, जैसे कि पानी, जैसे कि जानवर, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? हमारा प्राकृतिक पर्यावरण बनाती हैं। अब ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है ये भी 2 टाइप का होता है, एक जीवीय और दूसरा अजीवीय, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक। तो जीवीय प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या होता है? इसमें सभी जीवित प्राणी होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जैसे कि सभी जीव जंतु, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सभी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये सभी किस में आते हैं? जीवीय प्राकृतिक पर्यावरण में, यानी कि बायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट में। अब नेचुरल एनवायरनमेंट का दूसरा टाइप है अजीवीय यानी कि एबायोटिक, और इसमें आते हैं निर्जीव पदार्थ। निर्जीव पदार्थ यानी कि नॉन लिविंग बीइंग्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिट्टी या फिर जमीन, वो है तो प्राकृतिक पर्यावरण का पार्ट, लेकिन क्या उसमें लाइफ होती है? नहीं, वो क्या है? एक निर्जीव पदार्थ है। तो इसीलिए वो आता है अजीवीय प्राकृतिक पर्यावरण में, एबायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट में। जमीन या फिर मिट्टी, जल, वायु, ये सभी क्या है? निर्जीव प्राकृतिक पर्यावरण का पार्ट है, और इसीलिए इनको कहते हैं अजीवीय प्राकृतिक पर्यावरण। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट की। नेक्स्ट है मानव निर्मित पर्यावरण यानी कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो ह्यूमन द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, पार्क, सड़कें, इंडस्ट्रीज। ये सभी कैसी चीजें हैं? जो ह्यूमन ने बनाई है, मानव ने बनाई है, मानव निर्मित है। इन्हें आप देख सकते हो, इन्हें आप टच कर सकते हो। ये कैसी चीजें हैं? टेंजिबल चीजें हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित पर्यावरण का पार्ट कहते हैं, क्योंकि इन्हें मानव ने बनाया है। और ये जो सारी चीजें होती हैं जो मानव निर्मित पर्यावरण में आती हैं, वो प्राकृतिक पर्यावरण की हेल्प से बनाई जाती हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण में हमें क्या मिला है? हमें मिली है जमीन, हमें मिली है मिट्टी। तो हमने प्राकृतिक पर्यावरण का यूज करके क्या बनाई? बिल्डिंग्स बनाई, इंडस्ट्रीज बनाई। तो मानव निर्मित जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी मानव निर्मित पर्यावरण का पार्ट है, वो प्राकृतिक पर्यावरण की हेल्प से बनाया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड कंपोनेंट, मानवीय पर्यावरण यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ये ह्यूमन एनवायरनमेंट है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट नहीं है। तो यहाँ पर मानवीय पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण में कंफ्यूज नहीं होना है। मानवीय पर्यावरण भी
ह्यूमन द्वारा ही बनाया गया है, मानव द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन इसमें टेंजिबल चीजें नहीं आती हैं, इसमें आती हैं इनटेंजिबल, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हो। जैसे कि धर्म। तो धर्म क्या है? एक आइडिया है, एक विचार है जिसे आप टच नहीं कर सकते। हर किसी का अपना धर्म होता है, उनकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो ये किस में आएगा? मानवीय पर्यावरण में। लेकिन आप धर्म को टच नहीं कर सकते, आप उन विचारों को फील कर सकते हो, उन विचारों को फॉलो कर सकते हो। तो इसीलिए वो आते हैं मानवीय पर्यावरण में। अब इसी में आता है परिवार। परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन क्या आप परिवार को टच कर सकते हो? आप परिवार के लोगों को तो टच कर सकते हो, लेकिन परिवार को नहीं। तो परिवार भी क्या है? इनटेंजिबल है, मानवीय पर्यावरण का पार्ट है। तो इस तरह की जितनी भी मानवीय क्रियाएं हैं, मानवीय गतिविधियां हैं, मानवीय रचनाएं हैं जो मानव द्वारा बनाई गई हैं, जैसे कि समुदाय, धर्म, शिक्षा, राजनीतिक स्थिति, ये सभी क्या है? मानवीय पर्यावरण का पार्ट है, क्योंकि इन्हें आप टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हो। इनकी एक विचारधारा होती है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह हमने क्या देखा कि हमारे पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानवीय। अब हमने क्या बात की थी कि पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास जो भी चीजें मौजूद हैं वो सभी मिलकर बनाती हैं हमारा पर्यावरण। अब हमारे आसपास क्या है? पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं और दूसरे लोग हैं। तो ये सब किसका पार्ट है? ये सब पार्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट का, प्राकृतिक पर्यावरण का। इसके अलावा हमारे आसपास क्या है? हमारे आसपास हो सकता है घर हो, बिल्डिंग्स हो, पार्क्स हो, इंडस्ट्रीज हो। तो ये सभी पार्ट होते हैं मानव निर्मित पर्यावरण का। और हमारे आसपास क्या मौजूद होता है? धर्म भी होता है, फैमिली भी है, ग्रुप भी है लोगों के, शिक्षा, राजनीति, ये सारी चीजें हैं। तो ये पार्ट होते हैं मानवीय पर्यावरण का। तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, जीवित प्राणी जैसे कि आप, क्योंकि आप भी क्या हो? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, एक लिविंग बीइंग हो। तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जो भी लोग होंगे, जो भी स्थान, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी प्रकृति है, वो सभी मिलकर कहलाते हैं पर्यावरण। सो आई होप आपको यहाँ तक पर्यावरण और पर्यावरण के घटक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ तक हमने पर्यावरण के बारे में इतना सब कुछ जान लिया है। तो अब हम इसकी शब्द उत्पत्ति के बारे में भी जानेंगे कि इस वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो पर्यावरण को इंग्लिश में कहते हैं एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा के एक शब्द से, जिसे कहते हैं एनवायरोनेर। एनवायरोनेर का अर्थ होता है पड़ोस, और हम अपने आस पड़ोस की सभी चीजों को ही तो अपना एनवायरनमेंट, अपना पर्यावरण बताते हैं। तो इसी वर्ड से, एनवायरोनेर वर्ड से ही, जो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसी से उत्पत्ति हुई है एनवायरनमेंट की, जिसे हम हिंदी में पर्यावरण कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण के घटक में भी हमने प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या शामिल होता है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें नेचुरली हमारे पास अवेलेबल हैं, इन्हें ह्यूमंस ने नहीं बनाया है। अब प्राकृतिक पर्यावरण के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्थल मंडल, दूसरा होता है जल मंडल, तीसरा होता है वायुमंडल और चौथा होता है जैव मंडल। अब इन चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्थल मंडल के बारे में, जिसे इंग्लिश में लिथोस्फेयर भी कहते हैं। पृथ्वी की जो ठोस परपटी है या फिर जो कठोर ऊपरी परत है, उसे हम क्या कहेंगे? स्थल मंडल कहेंगे। अब पृथ्वी की ऊपरी परत क्या है? वो तो जमीन है, उसमें तो मिट्टी है, तो उसी को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। और ये जो पृथ्वी की ठोस परत होती है, ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है चट्टानों से और खनिजों से, यानी कि रॉक्स एंड मिनरल्स से। तो इसी तरीके से जो हमारी पूरी पृथ्वी है, ये ऊपरी परत से, कठोर परत से, मिट्टी की एक पतली परत से ढकी हुई है। लेकिन पूरी पृथ्वी पर ये जो परत है, ये एक समान नहीं है। एक समान क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं कहीं पर हम क्या देखते हैं? पहाड़ देखते हैं, कहीं पर हम पठार देखते हैं, कहीं कहीं प्लेन होता है, पूरा मैदानी इलाका होता है, कहीं हम घाटियों को देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि स्थल मंडल में विभिन्न स्थलाकृति होती हैं, यानी कि अलग अलग तरह की शेप्स हमें देखने को मिल सकती हैं। पूरा प्लेन एक जैसा एरिया नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो स्थलाकृति है, ये तो सिर्फ वही होगी जहां जहां जमीन है, यानी कि महाद्वीपों के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो स्थलाकृति है, जैसे कि पहाड़, पर्वत, मैदान, घाटी,
ये महासागर के अंदर भी होती हैं। महासागर यानी कि जो बड़े बड़े ओशंस हैं उनकी सतह पर भी पाई जाती हैं। तो समुद्र के अंदर भी हमें ऐसी ही ठोस, परपटी या फिर कठोर ऊपरी परत देखने को मिल सकती है। तो ये पूरी पृथ्वी पर है, चाहे महाद्वीप हो चाहे महासागर हो। महासागर के अंदर और महाद्वीपों के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है? स्थल मंडल, एक ठोस, कठोर, पतली परत जो किससे बनी होती है? चट्टान और खनिजों से। अब ये स्थल मंडल हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि हम जो घर बनाते हैं वो किसके ऊपर बनाते हैं? वो हम स्थल मंडल के ऊपर ही तो बनाते हैं। जो जमीन है वो स्थल मंडल ही तो है जिसके ऊपर हमने अपना घर बनाया है। इसके अलावा वन, जो फॉरेस्ट होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो भी स्थल मंडल पर ही होते हैं। किसान जो खेती करते हैं, जो कृषि की जाती है, जिससे अनाज उगाया जाता है, जिससे हम खाना खाते हैं, वो भी स्थल मंडल के ऊपर ही होता है। और जो जानवर होते हैं उनको चराने के लिए जो घास स्थल होते हैं वो भी स्थल मंडल पर ही पाए जाते हैं। इसके अलावा स्थल मंडल से हमें खनिज संपदा भी मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम, लिथियम, कोयला, ये सब क्या है? ये भी हमें स्थल मंडल से ही मिलते हैं। जमीन के अंदर, स्थल मंडल के अंदर खुदाई की जाती है जिससे हमें ये सारे खनिज मिलते हैं और जिन्हें हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर स्थल मंडल नहीं होगा तो ना ही हम अपने घर बना पाएंगे, ना ही हम खेती कर पाएंगे, और अगर खेती नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? स्थल मंडल नहीं होगा तो पशुओं के चराने के लिए घास स्थल कहाँ से आएंगे? ऐसे तो जानवर सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए स्थल मंडल हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर इंसान को धरती पर जीना है तो उसके लिए स्थल मंडल होना ही चाहिए। तो ये तो हमने बात की स्थल मंडल की, लिथोस्फीयर की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जल मंडल की, यानी कि हाइड्रोस्फीयर की। तो पृथ्वी पर जल का जितना भी क्षेत्र है, जहां जहां पर हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है, जल के स्रोत मिलते हैं, वो सब मिलकर क्या बनाता है? जल मंडल बनाता है। जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर, विभिन्न जलाशय, तालाब, ये सभी क्या है? जल मंडल है। अब जल मंडल सभी प्राणियों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बिना पानी के तो हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। बिना पानी के ह्यूमन बीइंग्स भी सरवाइव नहीं कर सकते, एनिमल्स भी सरवाइव नहीं कर सकते, पेड़ पौधे भी सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे लिए जलमंडल भी बहुत जरूरी है। थर्ड है वायुमंडल, यानी कि एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक पतली परत होती है जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह वायु की एक पतली परत होती है जो पृथ्वी को कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। और इसी परत को, वायु की इस पतली परत को ही हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो ग्रेविटी होती है, वो इस वायुमंडल को अपने पास रोके रखती है, इस वायुमंडल को कहीं जाने नहीं देती। अब ये वायुमंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है? एक तो ये वायुमंडल हमारी हेल्प करता है, हमारी रक्षा करता है सूरज की हानिकारक किरणों से। सूरज की हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो सूरज की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आएंगी और हमें बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो वायुमंडल है ये हमारी हेल्प करता है, रक्षा करता है सूरज की हार्मफुल किरणों से। और वायुमंडल में ही क्या होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सांस ले पाते हैं। ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये जो सारी गैसेस होती हैं ये भी वायुमंडल में ही होती हैं, और अगर ये गैसेस नहीं होंगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और पृथ्वी पर लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए वायुमंडल बहुत जरूरी है ताकि हम सांस ले सकें। तो वायुमंडल में क्या क्या होता है? गैसेस होती हैं, धूल के कण होते हैं, जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर भी होते हैं जिससे बारिश होती है। और वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि कभी हम देखते हैं गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बारिश होती है। तो ये सारे चेंजेस कहाँ होते हैं? एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। तभी क्या होता है? मौसम बदलता है और जलवायु बदलती है। और फोर्थ है जैव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर, और ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। अब बायोस्फीयर के बारे में जानने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अभी तक हमने इन तीनों के बारे में डिस्कस किया है। हमने जाना है स्थल मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में और जल मंडल के बारे में। तो क्या हम सिर्फ स्थल मंडल पर रह सकते हैं जहां पर वायु ना हो, जहां पर जल ना हो? तो हम ऐसी जगह नहीं रह सकते क्योंकि हमें जीने के लिए वायु भी चाहिए और जल भी चाहिए। तो क्या हम ऐसी जगह रह सकते हैं जहां सिर्फ पानी ही पानी हो, जल मंडल हो?
ना ही वायु हो, ना ही स्थल हो, ना ही जमीन हो, ना ही हवा हो, तो हम ऐसी जगह भी नहीं रह सकते, क्योंकि अगेन हमें जीने के लिए क्या चाहिए, वायु भी चाहिए और जमीन भी चाहिए और जल तो चाहिए ही। तो क्या हम एक ऐसी जगह पर रह सकते हैं जहां पर सिर्फ वायु हो? क्या हम वायुमंडल में रह सकते हैं जहां पर ना जल हो और ना ही स्थल हो? नहीं, हम ऐसी जगह भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमें तो उड़ना नहीं आता। तो हमें तो जमीन पर रहना है, जमीन पर अपने घर बनाने हैं और पीने के लिए पानी भी चाहिए। तो हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर वायु भी हो, जहां पर जल भी हो और जहां पर स्थल भी हो, ताकि हम अपना घर भी बनाकर रह सकें, स्कूल भी बना सकें, पानी भी पी सकें और सांस भी ले सकें। तो पृथ्वी पर ऐसी जगह जहां पर ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं, जहां पर वायुमंडल भी होता है, जहां पर जलमंडल भी होता है, जहां पर स्थल मंडल भी होता है, उसे कहते हैं जैव मंडल। और यही वो जगह है जहां पर लाइफ पॉसिबल होती है। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर बनाते हैं जैव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर, जहां पर लाइफ पॉसिबल होती है, जो एक सजीव संसार होता है। और ये पृथ्वी का वो क्षेत्र है, वो हिस्सा है जहां पर स्थल यानी कि जमीन भी है, जल भी है, वायु भी है, और ये तीनों चीजें मिलकर लाइफ को, जीवन को पॉसिबल बनाते हैं। और हम सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बायोस्फीयर में रहते हैं। हम एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकते, हाइड्रोस्फीयर में नहीं रह सकते और सिर्फ लिथोस्फीयर पे भी नहीं रह सकते। तो हमें रहने के लिए, जीने के लिए चाहिए बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। अब हमारे आसपास क्या है, वायुमंडल भी है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो वायु भी है। हम पानी भी पी सकते हैं, इसका मतलब हमारे आसपास जलमंडल भी है। हमारा घर भी है, स्कूल भी है, पार्क्स भी हैं, इसका मतलब हमारे पास लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल भी है। तो यही वो जगह है जो है बायोस्फीयर, जैव मंडल, जहां पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, हमने डिस्कस किया लिथोस्फीयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे परितंत्र की, इकोसिस्टम की। हम जानेंगे कि आखिर ये परितंत्र होता क्या है। तो सभी पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। हम सभी अपने पर्यावरण पर डिपेंड होते हैं, अपने पर्यावरण की हेल्प से ही अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं और एक दूसरे पर भी डिपेंड होते हैं। हम जानवरों पर भी, पेड़ पौधों पर भी डिपेंड होते हैं, अपने आसपास के दूसरे लोगों पर भी डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके से एक चेन होती है जिससे हम सभी यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव सभी कनेक्टेड होते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। परितंत्र को समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट लाइफ को। तो जंगल में क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं वो खाना होते हैं शाकाहारी जानवरों के लिए, जैसे कि एक बकरी जो एक पौधे को खा लेती है। अब जो पौधे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बकरी के अंदर चले जाते हैं और बाद में इसी बकरी को एक शेर खा लेता है। तो जो सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो पौधे के होंगे और जो बकरी के अंदर होंगे वो सभी चले जाएंगे शेर के अंदर। और कुछ टाइम बाद उस शेर की हो जाती है डेथ, वो शेर मर जाता है। और जब वो शेर मर जाता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो सभी मिलकर उसकी बॉडी को खाते हैं। तो वो जो सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उन छोटे छोटे जीव जंतुओं के अंदर चले जाते हैं। और कुछ टाइम बाद जो शेर की पूरी डेड बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है। तो सभी पोषक तत्व दोबारा से मिट्टी में मिल जाते हैं और वापस से वहां पर क्या उगता है, एक पौधा उगता है। तो फिर सभी पोषक तत्व उस पौधे में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या बनती है, एक फूड चेन बनती है। इससे हमें क्या समझ आता है कि सभी एक दूसरे पर डिपेंड है। तो ये तो एक तरह की फूड चेन है। इसी तरीके से हर जगह होता है, हर जगह का इकोसिस्टम, परितंत्र अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक समुद्र की या फिर एक तालाब की, तो वहां पर क्या होता है, समुद्र के अंदर भी पेड़ पौधे होते हैं और उन पेड़ पौधों को मछलियां खाती हैं। अब उस छोटी मछली को एक बड़ी मछली खा लेती है और बड़ी मछली को हो सकता है कोई शार्क खा ले या फिर कोई और बड़ा जीव खा ले जो समुद्र के अंदर रहता है। और जब वो बड़ा जीव मर जाएगा या फिर वो बड़ी मछली मर जाएगी तो वो वापस से उस मिट्टी में मिल जाएगी और वापस से वहां पर पेड़ पौधे उगेंगे। तो इसी तरीके से एक फूड चेन, फूड साइकिल चलती रहती है और इसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सभी जीव जंतु एक दूसरे पर भी डिपेंड है। जैसे कि अगर हम जंगल की बात करें तो शेर बकरी पर डिपेंड है, बकरी किसी और जानवर पर डिपेंड है या फिर कोई और जानवर शेर पर डिपेंड है। और सभी एक दूसरे पर डिपेंड होने के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड है। अगर पेड़ पौधे नहीं उगेंगे
तो बकरी सरवाइव नहीं कर पाएगी, और अगर बकरी सरवाइव नहीं कर पाएगी तो शेर को खाना नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सब अपने एनवायरमेंट पर भी डिपेंड है और एक दूसरे पर भी डिपेंड है। अब जैसे कि हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है केरल का, क्योंकि केरल क्या है, समुद्र के पास का एक इलाका है, और समुद्र के आसपास के इलाकों में क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब केरल में होती है बहुत ज्यादा बारिश, तो वहां पर पेड़ पौधे कैसे होते हैं, वहां पर नारियल के बागान होते हैं, हरे भरे खेत होते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें लगातार बारिश मिलती है। और वहां के लोगों का भी खाना उसी तरह का होगा, उनके खाने में नारियल ऐड होगा, वो नारियल पिएंगे, नारियल की अलग अलग डिशेस बनाएंगे, और जितनी भी चीजें वहां पर उगेंगी वो उन्हीं चीजों को खाएंगे, और वहां के जानवर भी उसी तरह से सरवाइव करेंगे उन्हीं चीजों को, पेड़ पौधों को खाकर। तो ये तो हुआ केरल का इकोसिस्टम, केरल का परितंत्र। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में तो इतनी बारिश होती नहीं है। राजस्थान में बारिश नहीं होती, इसीलिए वहां पर पेड़ पौधे भी उसी तरह के होते हैं। वहां पर कटीली झाड़ियां होती हैं, कैक्टस, कीकर, इस तरह के पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। वहां पर मोटा अनाज उगाया जाता है, और इसीलिए वहां के लोगों का खाना भी उसी तरह का होता है। वहां के लोगों की डाइट में मोटे अनाज की रोटियां शामिल होती हैं। तो इस तरह से हमें क्या समझ आया कि हर जगह का इकोसिस्टम अलग होता है, क्योंकि हर जगह का इन्वायरमेंट अलग होता है। कहीं बारिश होती है तो कहीं बारिश नहीं होती, कहीं पर प्लेन एरिया है तो कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर बर्फ गिरती है तो कहीं पर तूफान आते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हर जगह का पर्यावरण अलग होता है, और पर्यावरण पर ही हम सभी जीव जंतु, लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे डिपेंड होते हैं, और आपस में एक दूसरे पर भी डिपेंड होते हैं, और हम सभी मिलकर बनाते हैं अपना परितंत्र, इकोसिस्टम। तो जीवधारी यानी कि हम सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सभी का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। तो हर जगह का अपना एक इकोसिस्टम होता है। वहां के पेड़ पौधे वहां के पर्यावरण पर डिपेंड करेंगे, वहां के जानवर वहां के पेड़ पौधों पर डिपेंड करेंगे, और इसी तरीके से हमारा लाइफस्टाइल होगा। सो आई होप आपको यहाँ पर इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हमने एनवायरमेंट की बात की, इकोसिस्टम की बात की, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात भी करेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। हर साल 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है मानवीय पर्यावरण। तो मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने पर्यावरण में परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होता था। शुरुआत में आदि मानव थे, जो प्रारंभिक मानव थे, उन्होंने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। वो क्या करते थे, जंगलों में रहते थे, झोपड़ी बनाकर रहते थे, इको फ्रेंडली तरीके से रहते थे। लेकिन आज जो हम रहते हैं वो इको फ्रेंडली तरीके से नहीं रहते। हम अपने पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो आदि मानव थे उनका जीवन काफी सरल था, बहुत सिंपल था। वो अपने आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। अब हमने क्लास 6 की हिस्ट्री में बात की थी आदि मानव के बारे में। हमने जाना था कि जो इंसान थे वो पहले जंगलों में रहते थे, गुफाओं में, फिर उन्होंने झोपड़ी बनानी शुरू की। अब उनकी नीड बढ़ी तो उन्होंने खेती करनी शुरू की। खेती करने से शुरुआत होती है व्यापार की। तो पहले तो जब इंसान ने खेती की तो सिर्फ उतना ही उगाया जितना कि वो खा सकते थे, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा उगाना शुरू किया। अब एक्स्ट्रा उगाने से क्या हुआ, उनके पास एक्स्ट्रा अनाज बच गया। अब ये जो एक्स्ट्रा अनाज बचा, इसी से शुरुआत हुई व्यापार की। अब इस बचे हुए अनाज से वो क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, और यहीं से शुरुआत होती है वस्तु विनिमय पद्धति की। तो सबसे पहले मानव ने क्या किया, फसल उगाई, पशु पालना शुरू किया, और एक स्थायी जीवन, एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उगाया गया, और फिर वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है कि सामान के बदले सामान लेना। जैसे कि मेरे पास अनाज है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जूते, और कोई दूसरा व्यक्ति है उनके पास जूते हैं और उन्हें अनाज चाहिए, तो हम आपस में अनाज और जूते को एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। यहाँ पर पैसों से लेन देन नहीं होता। लेकिन शुरुआत में तो व्यापार हुआ वस्तु विनिमय पद्धति से, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होने लगा, औद्योगिक क्रांति आई।
उद्योगों की स्थापना होने लगी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगने लगी। उसके बाद परिवहन में तेजी से विकास हुआ, ट्रेन बनी, एयरप्लेन्स बने, एयर रूट्स बने, और फिर सूचना क्रांति में भी तेजी आई। सूचना क्रांति का क्या मतलब है कि पहले अगर हम बात करें आज से 20 साल 25 साल पहले, तो हम ये चीज इमेजिन नहीं कर सकते थे कि हम आज इतनी आसानी से दुनिया के एक कोने में बैठकर किसी भी कोने से कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? इंटरनेट की हेल्प से। ये क्या है? सूचना क्रांति है। तो पहले जो इंसान प्रकृति के अनुरूप रहता था, जंगलों में झोपड़ी बनाकर गुफाओं में रहता था, आज उसी इंसान ने इंटरनेट का यूज करना सीख लिया है, इस दुनिया को छोटा कर दिया है और हम पूरी दुनिया से एक ही मिनट में कनेक्ट हो सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। तो ये कैसे हुआ? इतना लंबा रास्ता कैसे तय किया गया? ये हमने तय किया अपने पर्यावरण में परिवर्तन करके। हमने अपने पर्यावरण में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, संसाधनों का दोहन किया है, संसाधनों का ओवर यूज किया है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? लगातार अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारा जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, उनके पास इतने संसाधन हैं कि वो सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, लेकिन जो इंसान की आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से संसाधनों का ओवर यूज हो रहा है, संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखकर अपना विकास करना है, इस चीज को ध्यान में रखकर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। जितनी जरूरत है हमें उतनी ही चीज का यूज करना है, ओवर यूज या फिर वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना चाहिए, क्योंकि अगर सही संतुलन नहीं होगा तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान भी हमें ही होगा। और मानव को पर्यावरण का उचित उपयोग करना सीखना चाहिए, ताकि हम लंबे टाइम तक अपने पर्यावरण का, रिसोर्सेज का, संसाधनों का यूज कर सके, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इन सभी रिसोर्सेज का यूज कर सके, क्योंकि ये पर्यावरण ही है जो हमारी लाइफ को इस धरती पर पॉसिबल बनाता है। तो हमें अपने पर्यावरण का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सो आई होप आपको यहाँ पर ये चैप्टर, ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो हमारी बुक में ही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि परितंत्र क्या है? तो ये हमने डिस्कस किया था अभी। इकोसिस्टम क्या है? जहां पर सभी जीवधारी एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं और अपने पर्यावरण पर भी आश्रित होते हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सारी चीजें आती हैं जो हमें प्रकृति से मिली हैं, जैसे कि भूमि, जल, वायु, ये सारी चीजें। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? कंपोनेंट्स की बात की गई है। प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित और मानवीय पर्यावरण। नेक्स्ट है मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो ये मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल के बारे में पूछा गया है। तो पृथ्वी के ऊपर जो कठोर परपटी है, जो कठोर परत है मिट्टी की, उसी को क्या कहेंगे? स्थल मंडल कहेंगे। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? तो जीवीय पर्यावरण किसका पार्ट है? प्राकृतिक पर्यावरण का। जीवीय पर्यावरण में वो सारी चीजें आती हैं जो लिविंग है, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान, पक्षी, जानवर, ये सभी। और नेक्स्ट हमसे पूछा गया है जैव मंडल के बारे में, यानी कि बायोस्फीयर के बारे में। तो जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल मिलकर जहां पर लाइफ पॉसिबल बनाते हैं, वो क्या है? जैव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, मरुस्थल, ताल या वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन सही है। कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो मरुस्थल एक प्राकृतिक परितंत्र है और वन भी एक प्राकृतिक परितंत्र है, लेकिन ताल एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, क्योंकि तालाब इंसानों द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का इसमें घटक नहीं है स्थल, क्योंकि स्थल क्या है? एक प्राकृतिक पर्यावरण का पार्ट है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? इनमें से मानव निर्मित पर्यावरण है सड़क, क्योंकि समुद्र और पहाड़ को तो इंसान बना नहीं सकता, लेकिन सड़क को इंसान बना सकता है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि या फसल वृद्धि। तो पर्यावरण के लिए खतरा क्या हो सकता है? अगर बहुत सारे पेड़ पौधे उग जाएं तो क्या ये पर्यावरण के लिए खतरा है? नहीं। क्या अगर बहुत सारी खेती हो जाए, बहुत सारी फसलें उग जाएं, वो भी तो पेड़ पौधे ही हैं, तो क्या वो पर्यावरण के लिए खतरा है? नहीं। लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाए, लोगों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ऐसे में क्या होगा? लोगों की आबादी बढ़ेगी, लोगों की इच्छाएं भी बढ़ेंगी, आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी और संसाधनों पर दबाव पड़ेगा।
पर्यावरण के लिए खतरा होगा, इसलिए जनसंख्या वृद्धि क्या है, पर्यावरण के लिए खतरा है। इसीलिए सरकार क्या करती है, जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है कि हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना है, जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचिंग पूछी गई है कि जैव मंडल इनमें से क्या है। तो जैव मंडल वो संकीर्ण क्षेत्र है जहां पर स्थल, जल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल क्या है, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर है। जलमंडल क्या है, एक जलीय क्षेत्र है। और पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, जो सारी चीजें हैं, वो हमारा पर्यावरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कारण बताइए कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, इसका क्या कारण है। इसका कारण है मानव की आवश्यकताएं, मानव की नीड्स, इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होती, लगातार बढ़ती रहती हैं। तो पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसका कारण बताइए। तो इसका कारण आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और इस चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।